नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। जिस तरह से देश में एक के बाद एक स्थितियां बनती और बिगड़ती हैं, राजनीतिक लिहाज से भी, सामाजिक लिहाज से भी, उसमें हमारे देश में जो पार्टियां अपनी राजनीति आगे बढ़ाती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर पार्टी अपनी तरह से अपनी राजनीति को लोगों के बीच में रखने की कोशिश करती है, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और विचारधारा से वो लोगों को जोड़ करके और अपनी सियासत को अमली जामा पहनाती है। इसके लिए उसे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उसके विचार को न सिर्फ समझें बल्कि बेहतर तरीके से समझा भी पाएं और चुनाव के वक्त वही विचार लोगों के जहन में इस तरह से पैबस्त हो जिससे उन्हें वोट मिल सके। इसके लिए पार्टियां अपना संगठन तैयार करती हैं। संगठन में समय समय पर पदाधिकारियों की अदला बदली होती है, नए लोग आते हैं, पुराने लोगों को कुछ और जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन आमतौर पर हर पार्टी में बड़े से बड़ा नेता अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता ही बताता है। इस काम में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान परिदृश्य में सबसे आगे नजर आती है। न सिर्फ उसकी देश के कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, बल्कि संगठनात्मक और लोगों की सदस्यता के रूप में वो दुनिया की सबसे विशालतम पार्टियों में से एक है। ये देश के लिए और भारतीय राजनीति के लिए भी अपनी तरह का एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में बहुत मायने रखता है और 2 टर्म से 2017 के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार अपना शासन आगे बढ़ा रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। अब 2027 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर मुहाने पर खड़ा है और इसके लिए पार्टी ने अपने कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की इकाई घोषित कर दी गई है। कई बड़े बदलाव भी सामने आए हैं। चुनावी वर्ष को देखते हुए पिछली बार की तुलना में इस बार 64 सदस्यीय बड़ी टीम बनाई गई है। 8 महामंत्री हैं, 19 उपाध्यक्ष हैं, 19 मंत्री हैं, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और 6 मोर्चे के अध्यक्ष हैं। कई दिग्गजों समेत आधे पदाधिकारियों को संगठन से मुक्त कर दिया गया है। नए चेहरों पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। अहम बात यह है कि इस टीम में ओबीसी वर्ग पर खास फोकस किया गया है। इसके पीछे भी कारण है क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए का कार्ड खेल रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। उस लिहाज से ओबीसी का जो वोट बैंक है उसको बीजेपी अपने साथ में जोड़े रखना चाहती है, जो उसने 2014 के बाद लगातार न सिर्फ जोड़ा है बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया है। वर्तमान जातीय राजनीति में विपक्षी दल लगातार ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा उसके पीछे भी यही ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा कारण था, क्योंकि अखिलेश का जो पीडीए फॉर्मूला था वो अपनी तरह से अपनी जगह पर काम कर गया। इसके बाद अब बीजेपी ने फोकस किया है कि अखिलेश के पीडीए की कार्ड के रूप में वो अपने ओबीसी साथियों को, अब ओबीसी वोट बैंक को न सिर्फ वापस जोड़ने का प्रयास करेगी बल्कि पंकज चौधरी की टीम में इस बात की झलक स्पष्ट दिखाई दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई नवेली गठित टीम को गठित करते हुए क्या संदेश दिया है, सबसे पहले इस बात को सुनते हैं। अगर टीम में अगर आप देखें तो सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। क्षेत्र का भी रखा गया है, समाज का भी रखा गया है और जेंडर का भी रखा गया और हर क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों को इसमें देने का काम किया गया। लगभग 30 जातियों का समायोजन पूरी टीम में किया गया। और जहां तक क्षेत्र का सवाल है, अगर आप देखें तो सभी क्षेत्रों में अगर थोड़ा अवध में जाते होता है क्योंकि सेंटर है तो निश्चित तौर से यहाँ पर पदाधिकारी थोड़ी ज्यादा होते हैं,
लेकिन खास तौर से ब्रज और पश्चिम में हम लोग का हमारा फोकस था कि वहां पर ठीक संख्या में पदाधिकारी बने और वहां पर भी हम लोग प्रतिनिधित्व देने का काम करें। सवाल बहुत उठ रहा था कि साहब बहुत विलम्ब हो रहा है, तो आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल और कहीं ना कहीं तरीके की संगठनात्मक पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये बात बाकी पार्टियों की तरह बहुत अच्छी तरह से जानती है कि हिंदुस्तान की राजनीति में चाहे जितना आप समझाएं, लेकिन जातियों में उलझी हुई जनता जातियों से बाहर न तो आना चाहती है, ना ही ये राजनीतिक दल उस तरह का कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, और जाति हमारी राजनीति से कभी नहीं जाती। इसलिए हर जाति का, हर वर्ग का ख्याल करना हर पार्टी की अपनी तरह की व्यवस्था भी है, और उससे ऊपर उठ करके अपनी राजनीति को बताना मजबूरी भी है, ताकि सबका साथ सबका विकास का जो फॉर्मूला या जो लाइन है उसको भी सार्थक किया जा सके। अब भारतीय जनता पार्टी की इस नई टीम में 19 उपाध्यक्ष हैं। 19 में से 7 चेहरे ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो इस बात को आप समझ सकते हैं इस गणित से कि आखिर बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को लेकर के कितना सतर्क है, और इस बात की लगातार चिंता कर रही है कि कहीं पर भी उसे इस वोट बैंक से ऐसा नुकसान ना हो जिसके लिए 2024 में उसे भुगतना पड़ा था। सत्यपाल सैनी, इसके अलावा दुर्विजय सिंह शाक्य और पूजा पाल, पूर्व सपा विधायक हैं, ये पाल बघेल समाज से आती हैं। सुरेश मौर्य मौर्य समाज से आते हैं। राजेश यादव यादव समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आलोक गुप्ता वैश्य कलवार समाज का प्रतिनिधित्व बीजेपी की इस टीम में कर रहे हैं। ब्रिज बहादुर पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली इस संगठन की टीम में वो अपने समाज को पार्टी के साथ में जोड़ने और उसको अपने साथ में जोड़े रखने के लिए प्रयास करेंगे। 8 प्रदेश महामंत्रियों की लिस्ट में भी 4 ओबीसी नेताओं को जगह मिली है। यह भी बड़ी चीज है। इसमें गीता शाक्य हैं, शाक्य पिछड़ा वर्ग समाज से आती हैं। यह महामंत्रियों की लिस्ट है। इसके साथ ही इन्हें महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से प्रमोट करके प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। शंकर लोधी लोधी समाज से आते हैं और पहले प्रदेश मंत्री थे, अब इन्हें पदोन्नत करके प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से दिलीप पटेल कुर्मी समाज से आते हैं। ओबीसी वर्ग पर जो पार्टी का खास फोकस है उसमें काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष से प्रमोट होकर प्रदेश महामंत्री बने हैं। राजेश चौधरी ये जाट समाज से आते हैं। इन्होंने भी पार्टी में अपना योगदान दिया है। मथुरा की माट विधानसभा सीट से ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो इस तरीके से महामंत्रियों की लिस्ट में भी 4 ओबीसी, उपाध्यक्ष की लिस्ट में 7 ओबीसी, 18 प्रदेश के मंत्री भी बनाए गए। इसमें भी 9 ओबीसी नेता शामिल किए गए। इस चीज को भी आपको समझना होगा। 9 मंत्री, जिसमें अनिल यादव हैं यादव समाज से, विजय राजभर हैं राजभर समाज से, प्रमेंद्र जागड़ा विश्वकर्मा और बढ़ई समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। किरण लोधी निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी पार्टी संगठन के भीतर भारतीय जनता पार्टी में। राकेश बिंद केवट समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। संचिता सिंह चौहान लूनिया चौहान समाज से ताल्लुक रखती हैं और अपने समाज को पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करेंगी। महामेधा नागर गुर्जर समाज से आती हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव दिखाएंगी। दीपमाला संतोषी पिछड़ा वर्ग समाज से हैं और इस समाज की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी। सुहासिनी जायसवाल वैश्य कलवार ओबीसी समाज से आती हैं और
इस समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जो परंपरागत रूप से है भी बीजेपी का, उसको जोड़े रखने का काम इन्हें सौंपा गया है, या इनके प्रतिनिधित्व में वो समाज अपना एक प्रतिनिधि देख पाएगा मंत्री के रूप में। 6 क्षेत्रों में से 4 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष ओबीसी बनाए गए। तो बीजेपी किसी भी खाने को छोड़ नहीं रही है। यह भी एक बड़ी चीज है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कि किसी भी खाने को उसे छोड़ना नहीं है। अब नवाब सिंह नागर, इनको पश्चिम क्षेत्र, गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं, पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। पूरनलाल लोधी ब्रज क्षेत्र से आते हैं, लोधी समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। रामकिशोर साहू कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से, साहू तेली वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व। अशोक चौरसिया काशी क्षेत्र से आते हैं, चौरसिया तमोली बिरादरी का ये प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के भीतर करते हुए दिखाई देंगे, या वो समाज अपने प्रतिनिधि के रूप में इनको एक चेहरे के रूप में देखेगा। आप जैसे भी समझें। सामान्य वर्ग की नाराजगी को दूर करने की भी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। जिस तरीके की स्थितियां बीजेपी के साथ में पिछले दिनों बनी है, उसमें बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को साधे रखने पर भी जोर लगाया है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करना यह बीजेपी के लिए चुनौती थी, और इसके लिए उसने काफी होमवर्क भी किया है। अभिजात मिश्रा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। अभिजात मिश्रा बेहद तेज तर्रार नेताओं में युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। ब्रज बहादुर, अर्चना मिश्रा समेत कुल 12 ब्राह्मण चेहरे इस टीम में शामिल किए गए। क्षत्रिय समाज के 7 नेताओं को लिस्ट में जगह दी गई है, जिसमें राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब यह भी एक परिवारवाद वाला मसला भी, मतलब आप कुछ आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें भी आती हैं। भूमियार समाज से संजय राय को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। भूमियार समाज के 5 नेताओं को बीजेपी के यूपी के संगठन में जगह मिली है। वैश्य समाज के 2 पदाधिकारियों को लिस्ट में जगह मिली है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ समाज के 1 पदाधिकारी को जगह दी है अपनी इस बीजेपी की टीम में, कार्यकारिणी में। संदेश साफ है कि हर वर्ग को साथ रखने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, ताकि हर वर्ग से उसे वोट मिल सके। तो हमारा समाज जिस तरीके से जातियों में, अपने अपने समाज में विभक्त है, तो ये पार्टियों की भी मजबूरी, अगर नहीं रखेंगे तो वो समाज सवाल उठाएगा। वो देखेगा कि भाई सपा के पास हमारा चेहरा है क्या, बसपा के पास है क्या, कांग्रेस के पास है क्या। तो कोई भी पार्टी इस तरीके का रिस्क नहीं लेती है, और संतुलन न सिर्फ बनाती है बल्कि ये भी देखती है कि किस जगह पर उसको कितना ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। बीजेपी एक के बाद एक कई राज्यों को फतेह कर रही है। उसमें सबसे बड़ा योगदान आधी आबादी का है, यानी महिलाओं का है। इस लिहाज से लगभग हर चुनाव में महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलता आया है। बंपर वोटिंग करती हैं महिलाएं। इस लिहाज से राजनीतिक जानकारों ने बीजेपी का इसे साइलेंट वोटर कहना भी शुरू कर दिया है। यूपी भाजपा की लिस्ट में 13 महिलाओं को भी जगह दी गई है। अब इन महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो प्रदेश उपाध्यक्ष की लिस्ट में इन महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 13 महिलाओं को जिस शामिल किया गया है, उसमें प्रमुख महिला नेताओं की जो प्रोफाइल और पृष्ठभूमि है वो भी हम आपके सामने बताएंगे कि जिस तरीके से महिलाओं का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, उसमें भी जाति और वर्ग का, समाज का तो ख्याल किया ही गया है। इसके साथ साथ वो महिला हैं, ये प्लस हो जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। पूजा पाल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कौशांबी की चाल सीट से सपा विधायक रही हैं पूजा पाल, और पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। पहले समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ करती थी, बाद में इनको समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया और ये बीजेपी में शामिल हो गई। अति पिछड़े पाल समाज ओबीसी का ये प्रतिनिधित्व करती हैं। गीता शाक्य ये प्रदेश महामंत्री हैं और औरैया जिले की एक साधारण सी शिक्षिका ग्राम प्रधान से राजनीति के सफर की शुरुआत करती हैं
और आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में आकर के खड़ी हो जाती हैं। संगठन में इन्होंने महिला मोर्चा अध्यक्ष पद भी संभाला है और वहीं से प्रमोट होकर के ये महामंत्री बनी है। प्रियंका रावत प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें भी लेकर के आया गया है। बाराबंकी की पूर्व लोकसभा सांसद हैं। दलित समाज में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। संगठन में प्रदेश महामंत्री का दायित्व ये संभाल चुकी हैं, यानी इनका भी एक तरीके से प्रमोशन ही हुआ है। डॉक्टर कीर्तिका अग्रवाल प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। प्रयागराज की प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और ख्याति प्राप्त हैं। बचपन से ही आरएसएस और सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। अब एक पद के साथ में ये आगे बढ़ेंगे। अर्चना मिश्रा प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में बीजेपी ने इन्हें जनता के सामने मौका दिया है। उन्नाव जिले की संगठन प्रभारी रही हैं और पूर्व में प्रदेश मंत्री के रूप में भी ये कार्य कर चुकी हैं। अर्चना मिश्रा महामेधा नागर प्रदेश मंत्री के रूप में इन्हें पार्टी संगठन में जगह मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी संघ डूसू की ये पूर्व सचिव रह चुकी हैं। टीवी बहस में बीजेपी की मुखर युवा चेहरे के रूप में इन्हें हम लोग सुनते देखते आए हैं। तो ये अपने आप में एक महिलाओं को किस तरीके से साधना है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का भी ख्याल किया है। और जाहिर सी बात है कि महिला हैं और उनकी जातियां भी उनके साथ में जुड़ी, उनका समाज भी उनके साथ में जुड़ा है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक थी। इनके हस्बैंड हुआ करते थे राजू पाल, प्रयागराज में ही। तो जब गोलीकांड हुआ था बीएसपी के शासनकाल में, राजू पाल की हत्या होती है, फिर पूजा पाल, उसमें भी यही अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब का नाम आया था। तो वो मिट्टी में मिला दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि आप सपा के विधायक जरूर हैं, लेकिन ऐसे में जब आपके पति का कातिल मौजूदा सरकार में मिट्टी में मिला दिया जाता है तो आपके भीतर की भी एक हुक होती है। उस हुक का परिणाम था कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग करने के बाद समाजवादी पार्टी ने इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो पार्टी के नियमों के खिलाफ था। ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उचित सम्मान और स्थान संगठन में दे करके जिम्मेदारी दे दी है। भाजपा की इस नई टीम का मुख्य उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गैर जाटव दलित मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़े रखना है। संगठन में पासी, वाल्मीकि, कोरी और सोनकर जैसी प्रमुख अनुसूचित जातियों को सीधे मुख्य पदों पर प्रमोट करके क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। बीजेपी की लिस्ट में 6 दलित नेताओं को भी जगह दी गई है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को न सिर्फ चुनाव के लिहाज से साधने की कोशिश की है। प्रदेश महामंत्री में एससी का चेहरा उपेंद्र रावत दलित समुदाय के पासी जाति से आते हैं। प्रदेश मंत्री की लिस्ट में 3 नेताओं को शामिल किया गया है। ये मंत्री की लिस्ट में राहुल वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। दीपमाला संतोषी महिला और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। आकांक्षा सोनकर युवा और दलित महिला चेहरे के रूप में पार्टी में जगह पाई है। प्रदेश उपाध्यक्ष की लिस्ट में 2 एससी नेताओं को शामिल किया है। प्रियंका रावत बाराबंकी से, जैसा हमने आपको बताया, पूर्व की सांसद रही हैं और देवेश कोरी प्रमुख दलित चेहरा हैं इस पार्टी संगठन में मौजूदा जो कार्यकारिणी है। प्रदेश महामंत्री में एक एससी चेहरे को जगह मिली है और उसके साथ ही ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का ये दृश्य, और इस लिस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक रचना को पूरा किया है। अब यहां से भारतीय जनता पार्टी की आगे की लड़ाई शुरू होती है, यानी 2027 मिशन 2027। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम ये समझने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि देश का एक नेता
मारो भागो की जो राजनीति करता है, उसकी वजह से एक नहीं कई बार उसे माफी मांगनी पड़ी। अच्छा, गलती अगर हो तो एक बार की माफी के बाद आप उस गलती को दोबारा ना करें, लेकिन कई बार राजनीति में इस तरीके की चीजें जानबूझकर की जाती हैं और माफी ऐसे मौकों पर मांग करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है। वो शख्स कौन है, उसने क्या किया है, ये आपके प्यार और भरोसे का ही नतीजा है कि हम आज की खबर राष्ट्रीय चैनल पर रात 9 बजे वंदे राष्ट्र में अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो उस मुद्दे का न सिर्फ व्यापक सामाजिक प्रभाव होता है, बल्कि सरकार भी महत्वपूर्ण तरीके से आवश्यक कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है अगर समाज में कहीं किसी तरीके की कोई ऐसी स्थिति बनी है जहां हमें रिपोर्ट करने की आवश्यकता है और सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है। ऐसा ही हुआ है। वंदे राष्ट्र में जो हमने खबर चलाई भरत तिवारी एनकाउंटर की, उसका बड़ा असर दिखाई दिया है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस को झुकना पड़ा है। एफआईआर से भरत तिवारी के पिता और भाई का नाम हटा दिया गया है। इसके साथ ही हथियार रखने और भरत को संरक्षण देने का जो आरोप लगाया गया था, उसको भी एफआईआर से हटाया गया है। वंदे राष्ट्र ने इसी कार्यक्रम में मैंने आपके सामने सरकार को यह चिताया था, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। आम जनता की जो आवाज थी उसे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की थी और नतीजा रहा कि जो खबर हमने महत्वपूर्ण तरीके से आपके इस पसंदीदा शो में चलाई, उस खबर का बड़ा असर हुआ है। भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनका एनकाउंटर किया गया, एनकाउंटर नहीं अब मर्डर ही इसको कहा जाएगा, उसके बाद जिस तरीके से परिवार संत्रास में था उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है और सरकार ने इस बात की चिंता करते हुए उनके पिता और भाई का नाम एफआईआर से हटाया है। ये आपके प्यार और भरोसे का ही प्रतीक है कि जिस तरह से एक एनकाउंटर पर देश में लगातार विवाद चल रहा था, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी, सरकार अपनी तरह से अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस महकमा कटघरे में था, तो ठीक है, सच को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं होती है। भरत तिवारी भी इस देश का ही एक लड़का था। उसने अगर कोई गलती की थी तो हमारे देश में हमारा कानून है, संविधान है, उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको अदालत में पेश किया जा सकता था। यह अदालत का काम था कि उसके लिए क्या वो सजा तय करती। चूंकि भरत तिवारी को जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया, उस समय पर उसका वीडियो ऑन था। उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भरत तिवारी ने पुलिस से चारों तरफ से गिरने के बाद अपना हथियार फेंक दिया था। पुलिस उसको रोकने के लिए तभी भी कमर से नीचे गोली चला सकती थी, उसको घायल कर सकती थी और उसे समय पर अस्पताल पहुंचा करके उसे न्यायालय के सामने पेश कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ और उसके सीने में गोली दाग दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई, उसके बाद से इस एनकाउंटर पर न सिर्फ सवाल उठे, बल्कि बिहार पुलिस की भूमिका बहुत संदेह के घेरे में थी। पुलिस वालों पर आम जनता का भी गुस्सा फूट रहा था। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। दिखाने के बाद सरकार को भी चेतना लौटी, पुलिस महकमे को भी चेतना लौटी, पुलिस वालों पर एफआईआर हुई और खास तौर से भरत तिवारी के पिता और भाई पर जो एफआईआर में आरोप लगा करके उनका नाम शामिल किया गया था, उसे हटाया गया ताकि परिवार को अब बेटा खोने के बाद कोई और तकलीफ ना हो, कोई और संत्रास न झेलना पड़े। जो परिवार में लोग बचे हैं वो न सिर्फ अपने शोक को पूरा कर सकें, बल्कि इस बात के लिए भी मुतमईन हो कि अभी भी चौथा स्तंभ अपना काम कर रहा है। सरकार की संज्ञा लौट सकती है, उसकी चेतना लौट सकती है। बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन किसी और के साथ इस तरीके का वाकया ना हो, इसके लिए एक प्रारूप, उदाहरण सामने देश के रखा जा सकता है।
भारतीय राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी कारगुजारियां देश को अलग ही आनंद देती हैं अपनी तरह का, लेकिन उनके लिए ये आनंद या उनकी राजनीति का तरीका कई बार उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 8 साल पुराने मामले में, मानहानि मामले में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह पर बयान देने के लिए राहुल गांधी ने माफी मांग ली है। राहुल गांधी ने एक बार फिर माफी मांग ली है। राहुल गांधी की तरफ से इस संबंध में कोर्ट में लिखित रूप से आवेदन दिया गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि के परिवाद से जुड़ा हुआ है। अब इस केस में हाई कोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ सुनवाई करने जा रही है। मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को स्पष्ट कर दिया है कि वो बयान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार के खिलाफ नहीं था, बल्कि इसे लेकर एक गलतफहमी भर हुई। राहुल की इस सफाई और लिखित आवेदन पर हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता कार्तिकेय चौहान से जवाब लिखित प्रतिक्रिया के रूप में देने को कहा है। बीजेपी इस मामले में क्या कह रही है, वो सुनिए। राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, नॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए आरोप लगाना, हिट एंड रन करके भाग जाना, ये उनकी फितरत बन चुकी है। अब जो आरोप उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान पे लगाए, हाईकोर्ट में जाके उन्होंने माफी मांगी, रिग्रेट कर दिया कि मैंने गलत आरोप लगाया पैनामा पेपर्स का। इसी प्रकार से उन्होंने सावरकर जी के विषय में अनाप शनाप बोला, कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। आरएसएस के विषय में अनाप शनाप बोला, कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। रफाल पर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक किया। भारत की सेना के बारे में झूठ फैलाया और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने चैस्टाइज किया, कहा कि कोई भारतीय ऐसे बात नहीं करता। और उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड बताया, भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल, भारत की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर विदेश जाकर सवाल, इंटरवेंशन की मांग करना। तो राहुल एक सीरियल लायर है और मोदी विरोध में उतरते उतरते वो देश विरोध में उतर आते हैं और किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सोरोस की सुपारी लेकर बोलते हैं, लोगों को हिट एंड रन पॉलिटिक्स में टारगेट करते हैं और फिर जब कानूनी कार्रवाई होती है तो प्रमाण नहीं दे पाते, माफी मांगना पड़ता है। यह है राहुल गांधी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। ये पूरा मामला क्या है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। ये मामला साल 2018 के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान थे। झाबुआ में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया। भाषण के दौरान राहुल ने कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम इस घोटाले से जोड़ दिया, पैनामा पेपर्स वाले, पैनामा लीक में। कार्तिकेय चौहान के बयान को पारिवारिक की, सामाजिक की ठेस पहुंचाने का पूरा मामला माना गया। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ यह मामला गया। अब इस मामले में राहुल गांधी ने माफी मांग ली है। 2018 का ये मामला है जिस पर अब राहुल गांधी ने, जैसे सुनवाई शुरू होने वाली थी उससे पहले ही माफी मांग ली है। पहले भी इस तरीके के कई बयान राहुल गांधी के हो चुके हैं जिसमें उन्होंने माफी मांगी है। ये अपनी तरह का पॉलिटिकल हिट एंड रन का केस दिखाई देता है। चौकीदार चोर है। 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस नारे को आगे बढ़ाया। जब मामला अदालत में गया, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया और मामला अदालत में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है, इस तरीके का दावा राहुल की तरफ से किया गया। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने इसके खिलाफ कोर्ट के अवमानना का केस दर्ज कराया क्योंकि कोर्ट के सामने वो पूरा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े रुख के बाद राहुल गांधी ने 3 पन्नों का लिखित हलफनामा दिया और बिना शर्त माफी मांगी और माना था कि उनसे बड़ी गलत बयानबाजी हो गई है। आरएसएस और गांधी की हत्या का मामला ये 2016 में राहुल गांधी ने उठाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने विवादित भाषण दिया और उसी भाषण में महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बता दिया। अब
इस बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया, यानी पलट गए। कोर्ट में राहुल ने कहा था कि उनका मतलब संस्था से नहीं बल्कि कुछ व्यक्तियों से था, एक संगठन। बाद में राहुल ने बयान पर अपने कोर्ट में माफी भी मांगी थी। तो ये अपनी तरह के मामले हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी न सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि खुद की अपनी छवि को भी, वो सांसद हैं, माननीय सांसद हैं इस देश के, राजनीति में सत्ता पाने के लिए ही आप प्रयास करते हैं। लेकिन जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आरोप आप लगाते जाएं, मामला अदालत में पहुंचे, आपराधिक मानहानि के मामले हों और आपका वकील वहां खड़ा होकर के और माफी मांग ले, तो आपकी माफी की भी वक्त नहीं रह जाएगी एक समय के बाद। मोदी सरनेम का मामला, जिसमें माफी नहीं मांगी बल्कि उन्हें सजा हुई थी, ये अपने आप में एक और बड़ा गंभीर मामला है। राहुल गांधी द्वारा दिए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार उन पर 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें प्रमुख मुकदमे इस तरीके के हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों है। इसके खिलाफ विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में मानहानि का केस लगाया। इसके बाद राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांगने से इनकार कर दिया और मार्च 2023 में सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इस कारण उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो पाई। तो ये स्थितियां हैं राहुल गांधी की। हमारे देश के वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, एलओपी उनको कहा जाता है। इसी तरह से नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों आरोपी हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये मामला क्या है। ये पार्टी के भीतर ही का पूरा मामला है। 1938 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की। अखबार चलाने का जिम्मा AJL नाम की कंपनी को सौंपा गया। लगातार घाटे की वजह से 2008 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। अब AJL को घाटे से उबारने के लिए कांग्रेस ने उसे 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में एक निजी शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी बनाई गई और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी रखी गई यंग इंडिया में। यंग इंडिया ने कांग्रेस से AJL का 90 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके बदले यंग इंडिया को AJL के 99% शेयर ट्रांसफर कर दिए गए। AJL की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां सीधे गांधी परिवार के पास आ गई। आरोप है कि गांधी परिवार ने एक गैर लाभकारी कंपनी बनाई और इस तरीके का पूरा व्यवसायिक संपत्तियों पर अवैध तरीके से अपना कब्जा कर लिया। शेयरधारकों की सहमति के बिना यह ट्रांसफर हुआ, यह बात भी सामने आई। तो जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें राहुल गांधी और गांधी परिवार के सामने भी ये चुनौती है कि वो देश के सामने भले महत्वपूर्ण पद पर दिखाई देते हो, अपनी पार्टी के भीतर उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई ना हो, लेकिन जिस तरीके के कारनामे हैं वो भी देश को कई बार झुंझलाते हैं और लोगों के बीच में जो उनकी छवि है उस पर भी सवाल उठते हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार हमने आपको बताया कि उनके ऊपर 19 मुकदमे। ये किस तरीके के मुकदमे कौन कौन से हैं, जो प्रमुख हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें नेशनल हेराल्ड केस है जिसका जिक्र अभी मैंने किया। धोखाधड़ी और संपत्ति हथियाने के आपराधिक साजिश रचने का इसमें आरोप है। इसकी जांच ईडी कर रही है। राहुल गांधी इसी मामले में जमानत पर बाहर हैं। अमित शाह टिप्पणी मामला, यह उत्तर प्रदेश का एक प्रकरण है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर केस चल रहा है। सुल्तानपुर की विशेष MP MLA कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। सावरकर टिप्पणी मामला, यह महाराष्ट्र का मामला है।
सावरकर के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर पुणे की अदालत में मुकदमा लंबित है। अभी अहमदाबाद सरकारी बैंक मामला, यह गुजरात का मामला है। नोटबंदी के दौरान बैंक पर लगाए गए आरोपों को लेकर यह केस दर्ज कराया गया। मानहानि का केस यहां पर भी चल रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी कई और केसेस का भी सामना कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव ही जीतने के लिए तरह तरह के आरोप लगाए, वो आरोप वापस उन्हीं के ऊपर आकर के चिपक गए हैं और न सिर्फ चिपके हैं बल्कि सदस्यता जाते जाते बची। एक बार फिर झूठे साबित हुए, अदालत में जाकर के माफी मांग ली। तो देश में लोकतंत्र में विपक्ष बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। विपक्ष की एक एक बात पर यह राष्ट्र सरकार को ऐसे तरेर के देखने लगता है, बहुत आंखें तरेर के कि क्या गड़बड़ किया सरकार ने। लेकिन जब आपकी स्थिति इस तरीके की हो जाए कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ रह ना जाए तो आप कुछ भी बोले। आप बोल रहे हैं, आपके पास मुंह है, आप बोलेंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं उसके ऊपर अदालतों में मामले चल रहे हैं और जब अदालतों में मामले की सुनवाई शुरू होती है तो आपका वकील जाकर के कहता है सॉरी, गलती हो गई, मेरा मतलब कुछ और था। इन सब चीजों से इस देश के लोकतंत्र का, उस राजनीतिक पार्टी का, उस राजनीतिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उपहास ही बनता है। कोई उन्हें सीरियस नहीं लेगा। फिर आप जिस तरीके से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के भीतर जो सामान्य कार्यकर्ता है या महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ कोई नेता है, वो गांधी नेहरू परिवार से देख नहीं सकता। उस पार्टी में रहने की वजह से ये उसकी मजबूरी हो सकती है क्योंकि पार्टी को ही आपने प्राइवेट लिमिटेड की तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन ये आप मान करके चलिए कि उस व्यक्ति का भी उस क्षेत्र में जाने के बाद उपहास ही हो रहा है, आपसे भले कोई ना कह रहा हो। यह स्थिति वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की उनके अपने ही सबसे बड़े लीडर और परिवार के मुखिया की तरफ से बनाई जा रही है, जो अपने आप में एक चिंता की बात है। अब हम वंदे राष्ट्र में उस विषय को सामने रखेंगे जिस पर हम लगातार आपको एक एक करके आगे बढ़ते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाता है, जिस तरीके से उसने अपने देश को सुरक्षित करने के उपाय किए हैं और जिससे सुरक्षित करने के उपाय किए हैं, उसकी हालत भारत कैसी बना सकता है, बात इसकी। वंदे राष्ट्र में सिंधु जल समझौते का हमने आपको पहला भाग दिखाया था जिसमें यह जानकारी दी थी कि सिंधु जल समझौता क्या है, किस प्रकार से एक तरफा समझौता किया गया जो भारत के हित में उस समय पे नहीं था। अब हम आपको यह बताते हैं कि पानी न मिलने की वजह से पाकिस्तान के हालात क्या हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के साथ में जंग छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जंग छेड़ने की साजिश में जुटे हुए हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की 8 ब्रिगेड और 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया है। वहीं चीन भी पाकिस्तान को हथियार देने में लगा हुआ है। तो क्या बहुत जल्दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के जंग शुरू होने वाली है, या सिंधु जल समझौता जिस तरीके की इस समय अहम भूमिका इस पूरे प्रकरण में निभा रहा है, क्या उसके आधार पर दो देश पानी पर लड़ते हुए दिखाई देंगे, पानी के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो नई ड्रोन और फेंसिंग ग्रिड तैयार की गई है, ये क्या चीज है, ये भी हम आपको बताते हैं। आमतौर पर भारत की तरफ से सुनते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से 8 ब्रिगेड ने पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा के पास 35 एंटी ड्रोन प्रणालियां बनाई हैं। इनका उद्देश्य भारतीय टोही और हमलावर ड्रोन्स को रोकना है। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित फेंसिंग की है। भारतीय गतिविधियों की टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया जा सके, इसका लक्ष्य यह है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ग्रिड भी
पाकिस्तान की ओर से तैयार किया गया है, यानी वो अपनी लड़ाई पूरी तैयारी के साथ में कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी 5 सैन्य बटालियंस को हटाकर LOC पर तैनात कर दिया है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक का जो चक्र, युद्ध के पहले जिस तरीके से तैयारियां की जाती हैं, वो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से करना शुरू कर दिया है। वजह क्या है? एक तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खास तौर से अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है, वहां गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब पाकिस्तान की सरकार उनको तो संतुष्ट करने पा रही है, करे तो क्या करे, तो सिंधु जल समझौते को बीच में रखा और बीच में रख करके इस तरीके की LOC पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच न सिर्फ तनाव बढ़ रहा है बल्कि युद्ध की स्थितियां भी पैदा हो रही। अब कौन कौन से घातक हथियारों पर पाकिस्तान काम कर रहा है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम उनका अगर मुकाबला करेंगे तो किस तरीके से हमें क्या करना होगा। चीन ने पाकिस्तान को 36 मल्टी रोल J-35 दे रखे हैं। 5वीं जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट साल के आखिर तक पाकिस्तान को मिल जाएगा। इसके साथ ही दक्षिण एशिया के किसी भी देश के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। ड्रोन असेंबली प्लांट भी पाकिस्तान के पास आ चुका है, जिससे नए नए बनते रहेंगे। तुर्की कराची के पास कॉम्बैक्ट ड्रोन असेंबली प्लांट पाकिस्तान स्थापित भी कर रहा है। इस प्लांट में हर साल करीबन 700 ड्रोन तैयार किए जाएंगे और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भारत पर ही करेगा। तुर्की पाकिस्तान के लिए मिलगेम प्लान्स पर तैयारी कर रहा है, जिससे भारत के साथ में अगर युद्ध होता है, पाकिस्तान युद्ध छेड़ता है, तो यही चाइना और तुर्की के जो हथियार हैं या ड्रोन्स हैं, ये भारत में घुसने की कोशिश करेंगे और भारत को अपनी तरह से अपने डिफेंस के जरिए उसको रोकना होगा। तो पाकिस्तान J-35 फाइटर जेट का जिस तरीके से उसे एक हासिल हुआ है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से वो करने वाला है, ये चीज भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। स्टेल्थ जेट रडार इसको पकड़ नहीं पाता है। J-35 मल्टी रोल हवा और जमीन दोनों पर यह वार कर सकता है। इसके साथ ही AESA रडार एक साथ कई टारगेट ट्रैक करता है और ये मल्टी इंटरनल हथियार मिसाइलें अंदर रहती हैं। स्टेल्थ विमान है, इसलिए रडार पकड़ नहीं पाते। स्मार्ट नेटवर्किंग दूसरे फाइटर जेट्स के साथ में इसको अलग बना देती हैं और रडार पर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, जिससे ये अपनी तरह से पाकिस्तान के पास अगर पहुंचता है तो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश होगी वॉर के समय पे। इसी तरीके से तुर्की पाकिस्तान में ड्रोन बना रहा है। ये भी अपने आप में पाकिस्तान की युद्ध की तैयारियां ही हैं, क्योंकि ड्रोन्स के जरिए ही भारत पर पिछली बार भी उसने अटैक किया था। तुर्की और चाइना के सबसे ज्यादा ड्रोन भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं और भारत इस चीज को लगातार कहता भी रहा है कि ये दोनों देशों के साथ में जिस तरीके के भारत के संबंध हैं, वो अपने आप में इस तरीके की गतिविधियों के चलने के कारण बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। मिलजान सबमरीन, इसको भी पाकिस्तान ने अपने बेड़े में एक खास जगह पर तैनात किया है। इसकी भी जरूरत पाकिस्तान ने अपनी तरह से निकाल ली है। स्टेल्थ डिजाइन पर जिस तरीके से जो ये सबमरीन है, मिसाइल सिस्टम दुश्मन के जहाज़ों और हवाई खतरों पर यह हमला कर सकती है। पनडुब्बी विरोधी क्षमता, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, नौसैनिक हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं इस सबमरीन पर, और आधुनिक रडार, सेंसर, समुद्री निगरानी और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए ये पर्याप्त है। पाकिस्तान को इससे काफ़ी फायदा भी मिलेगा। मिल जैम सबमरीन की ये खासियत है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरब सागर में इससे पाकिस्तान को तैनात करने पर बल मिलेगा। समुद्री निगरानी और सुरक्षा मजबूत करने का भी, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने का भी पाकिस्तान का ये अपनी तरह का एक प्लान है। अब सवाल इस बात का है कि क्यों धमकी दे रहा है पाकिस्तान? सिंधु जल समझौता रद्द करने से भारत को क्या फायदा होने वाला है, यह भी हमें जानना जरूरी है। चिनाब और अन्य नदियों के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जा रहा है।
भारत, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई के लिए इस पानी का उपयोग होता है। इसका फायदा पश्चिमी भारत के कृषि प्रधान राज्यों, खासकर खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों को होता है और उत्पादन कई गुना बढ़ता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की शिशु वैली में 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग के जरिए चंद्रा नदी के पानी को रोककर व्यास बेसिन में मिलाया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि नई पनबिजली परियोजनाओं की गति तेज हो जाएगी। भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। जम्मू कश्मीर में बिजली की कमी को पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा इसी की वजह से, और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बड़े जलाशयों के निर्माण से सूखे के समय पानी का विशाल भंडार हमारे पास मौजूद होगा। तो ये फायदे हैं और ये फायदे भारत के लिहाज से हैं, लेकिन पाकिस्तान इन सब चीजों को देख रहा है और अगर ये चीजें होती हैं तो सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाएगी। वहां बिजली उत्पादन लगभग बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की खेती पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। देश में, पाकिस्तान में सूखे के हालात बन जाएंगे और पाकिस्तान इसीलिए परेशान है। लेकिन जब वो हमारे देश में हमारे ही लोगों का खून बहाता है अपनी घुसपैठ, अपने आतंकवादियों के जरिए, तब शायद उसे इस बात का इल्म नहीं होता है कि जो इधर रह रहे हैं वो भी इंसान हैं और बिना शर्त, बिना किसी उफ के एक तरफा समझौते के तहत भारत अगर पाकिस्तान को पानी देता चला आ रहा है तो बजाय इसका एहसान मानने के पाकिस्तान बार बार अपनी औकात दिखाता रहता है। पाकिस्तान चीनी पटाखे यानी साजो सामान, हथियार का खरीद जरूर रहा है, लेकिन भारत को इससे चिंतित होने की उतनी बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक नजारा हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भारत ने पाकिस्तान की ओर से दागे जा रहे चीन और तुर्की के जो साजो सामान थे, बम थे, पटाखे थे, उनको नेस्तनाबूद किया था। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हम जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक नहीं कई बार युद्ध करते आए हैं और जीतते आए हैं, ये अपने आप में भारतीय सेना के लिए न सिर्फ गौरवशाली क्षण होते हैं, बल्कि पूरे देश, इस पूरे देश को जिसने बांध रखा है वो भारतीय सेना का पराक्रम ही है। कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कितने भी हथियार बना ले, कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन फिर भी भारत से पीछे है। हम आपको ये भी बताएंगे इसके अगले एपिसोड में कि अगर ऐसे हथियार पाकिस्तान के पास चीन और तुर्की भेज रहा है तो भारत को डरने की जरूरत क्यों नहीं है, और हमारे पास जिस तरीके के हथियार हैं वो किस तरह से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर करने में सक्षम है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस राष्ट्र का चिंतन करते रहिए और कहते रहिए वंदे राष्ट्र।